हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 2023 वगैरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए। तो यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है, कुछ 2019 से है, कुछ 2022 के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। क्वेश्चंस को बहुत सिंपल वे में सिंपल से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने, जिससे कि आपके इजीली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, किस वे में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपके एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन में आंसर को रीड आउट करना है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पेपर 1 के लिए हमारे डेली क्लासेस होते हैं, एज वेल एज हम आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक पैकेज होता है जिसमें हम आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, कि किस तरीके से आपको नोट्स वगैरह हमारे फॉलो करने हैं, रिविजन सेशंस जो होते हैं हमारे, देन उसके बाद लेक्चर सीरीज जो होते हैं जो कि आपको एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज में मिलते हैं, थ्योरी लेक्चर सीरीज में मिलते हैं। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, यानी हम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करते हो तो हम आपको इतनी तो गारंटी देते हैं कि हम आपको पास करवा कर मानेंगे, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस लोगो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हमने नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि मैंने आपके साथ बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसका दो पार्ट्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा। सो फॉर योर पेपर 1 जिसमें आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं जो कि थ्योरी एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स होंगे, और सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हम करवाते हैं आपको। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट, और आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा हर एक चीजें। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने नोट्स में कवर कर रखे हैं, एंड रिविजन पीडीएफ जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बायलिंगुअल लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ अगेन गारंटी। यानी हमारे इसी को जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप स्क्रीन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू, याद रखिएगा इसी ऐप के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। हमारा ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके लिए हमने पर्टिकुलरली लिंक प्रोवाइड कर रखी है नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप डायरेक्टली 1 क्लिक में जाकर हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पा सकते हो। काफी कम प्राइस में 100% आपको रिलायबल कंटेंट मिलेगा, 100% गारंटीड सिलेक्शन वाला कंटेंट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पेपर 2 के लिए भी आपको फुल सिलेबस आपका नोट्स मिलेगा, यानी आपके कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा नोट्स के थ्रू, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, पेपर 2 के लिए भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी विजिट करके पेपर 2 की भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। The first question here is identifying variables and formulating hypothesis is a vital step in the research process. Which of the following is an incorrect fact about this step? ठीक है, तो हमें फर्स्टली हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है,
वर्ड्स पर स्ट्रेस देना है, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है ये पहले हमें समझना है। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को हमें रीड कर कर इनकरेक्ट ऑप्शन को पहले तो एलिमिनेट करना है। अगर आप एलिमिनेट मेथड से अगर जाते हो तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी आप आपकी हाइपोथेसिस यानी आपकी परिकल्पना को आप क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आपको मस्ट है, ये स्टेप वाइटल मीन्स मस्ट। आपका ये स्टेप बहुत जरूरी होता है रिसर्च प्रोसेस में, अनुसंधान की प्रक्रिया में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट दिया गया है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, अब वन बाय वन आपको ऑप्शंस को रीड करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हियर इज एक्सट्रेनियस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट सिस्टम। यस, एक्सट्रेनियस, जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सट्रेनियस क्या होता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है, जिसे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हम क्या करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि वो दूसरे वेरिएबल्स पर या फिर दूसरे सारे चरों पर उसका कोई अफेक्ट ना हो। ठीक है, वो दूसरे कोई चरों को अफेक्ट ना करे, ये हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कोशिश करते हैं। तो ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट नहीं होती है, लेकिन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हम इसे क्या करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन बी, रेशियो स्केल कैन हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। यस, रेशियो स्केल में हम क्या करते हैं, जीरो का कोई मीनिंग होता है। बाकी सारे स्केल्स में, जैसे नॉयर, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था नॉयर। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ये 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो एक लास्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है अगर आप इस वे से जाते हो। ठीक है, तो रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेट हो गया, वेट कैन बी जीरो। ठीक है, वेट जीरो हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप सारी चीजें लो, वेट लो, मेजरमेंट्स लो, तो वो जीरो हो सकता है, आप किसी चीज का मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होना ये रेशो स्केल में होता है। बाकी अगर आप सारे स्केल्स में देखो, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, ये तीनों स्केल में जीरो का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जीरो यहाँ पर लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्केल आपकी, ये जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हमें नहीं पता होता है कि वो सही है सही गलत है, ये बस रिसर्चर के और हमारे क्या होते हैं, गेसेस होते हैं, हमें गेस करते हैं और उसी गेस को अगर आप सिंपल वे में अगर आप हाइपोथेसिस का मतलब जानना चाहते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक गेस करते हैं हम किसी भी चीज को लेकर और उन्हीं गेसेस को अपने रिसर्च में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। एंड ऑप्शन डी इज नॉमिनल स्केल कैन नॉट बी अरेंज इन अ कैटेगरी। नहीं, नॉमिनल स्केल को हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉमिनल स्केल में डेटा होता है उसको कैटेगरी के बेसिस पर ही हम अरेंज करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट ये दिया है ये इनकरेक्ट है, और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नॉमिनल स्केल में हम जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, कैटेगरीज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। तो याद रखिए, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल जो होता है एक क्वालिटी बताता है, क्वालिटीज बताता है हमारे डेटे की। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटे में नॉमिनल और ऑर्डिनल कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरीज के बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे डेटा को। तो यहाँ पर कैटेगरी, आप कोई भी चीज की कैटेगरी वगैरह देखो तो ये क्वालिटेटिव डेटा से हमारे एक आइडिया देती है। कैटेगरी मीन्स क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी, क्वालिटेटिव डेटा में बेसिकली ये अगर आपको वर्ड आता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉमिनल स्केल कैन नॉट बी अरेंज्ड इन अ कैटेगरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, इस स्टेटमेंट्स में से हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज, आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम द नेक्स्ट टास्क विल बी टू कंडक्ट लिटरेचर सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रहा है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, और रिसर्चर में रिव्यू बोथ काइंड ऑफ लिटरेचर, कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर एंड एम्पायरिकल लिटरेचर, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस बिलो। ठीक है, यानी हमें दो स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया और हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, पहले रिसर्चर क्या करता है, एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाता है अपने, कि मैं इन टॉपिक पर मैं रिसर्च करूंगा। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम करने के बाद नेक्स्ट टास्क मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अगर आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम दे दिया तो नेक्स्ट टास्क क्या होता है, लिटरेचर सर्वे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टेप होता है PLHD। ठीक है, पहले आप क्या करते हो, आपकी प्रॉब्लम देते हो, देन लिटरेचर करते हो, देन हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, देन उसको डिजाइन करते हो। ठीक है, तो ये स्टेप आपको याद रखनी है। तो प्रॉब्लम दे रहे हो आप, देन उसके बाद आप क्या करोगे, लिटरेचर करोगे, लिटरेचर सर्वे, यानी क्या करोगे आप, आपने प्रॉब्लम दे दिया कि मैं पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैं XYZ कोई ड्रग है, मैं इस पर काम करने जा रहा हूँ, तो आप देखोगे ये XYZ जो आपकी ड्रग है, इस ड्रग के बारे में पुराने जितने भी रिसर्च करे गए हैं उसमें आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहले तो आप ये देखोगे कि उस प्रॉब्लम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या पुरानी रिसर्चर्स ने क्या क्या रिसर्च करा है उस ड्रग के बारे में, और जो आपका जहां पर क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये इस चीज पर रिसर्च नहीं करेगी, तो आप क्या करोगे, उन गैप्स पर रिसर्च करने की कोशिश करोगे, इसीलिए लिटरेचर सर्वे करा जाता है। तो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कभी भी अगर आप रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम अगर आप फॉर्म करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, लिटरेचर करते हो। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर इज, a researcher may review both kind of literature, conceptual and empirical। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू करें तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेगा, दोनों टाइप के लिटरेचर्स करेंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल यानी बस कॉन्सेप्ट पर, जैसे आपने सोच लिया, आपके जो भी सोच है उस पर आपने रिसर्च परफॉर्म कर ली, और एम्पायरिकल लिटरेचर, एम्पायरिकल यानी आपने ऑब्जर्व कर, ठीक है, और आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर करा। जैसे कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर का जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप लो तो कार्टून्स वगैरह, वो बस एक कॉन्सेप्ट पर, यानी आपने जो सोचा है, जो आपका माइंड में जो आपका चल रहा है, आपने बस वो लेकर आपने लिटरेचर दे दिया। लेकिन एम्पायरिकल यानी आपने ऑब्जर्वेशंस किए, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म कर लिटरेचर दिया। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आप दोनों वे से रिसर्च कर सकते हो, रिसर्चर जो है दोनों वे से लिटरेचर आपका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, दोनों भी कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ, यानी दोनों भी कथन नंबर 1 एंड कथन नंबर 2 दोनों भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, which of the following options will become first among the given step of research process below। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च प्रोसेस के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन सारे स्टेप्स में से फर्स्ट क्या होगा अगर हम रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन ऑप्शन रीड करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग, रिसर्च डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये वे याद रखना है, पी यानी प्रॉब्लम, पहले आप क्या करते हो, आपके रिसर्च की प्रॉब्लम देते हो, देन लिटरेचर रिव्यू देते हो, देन हाइपोथेसिस, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हो, ना कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो, देन आप डिजाइन बनाते हो, देन डेटा आप कलेक्ट करते हो, देन एनालिसिस करते हो, एंड देन आप रिपोर्ट बनाते हो। तो इस तरीके से आप बेसिकली अगर आप
ऊपर ऊपर से अगर आप देखो तो इस तरीके से आप स्टेप्स बनाते हो, आपके रिसर्च के कुछ स्टेप्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो, देन उसको डिजाइन करते हो, देन डेटा कलेक्ट करते हो, देन एनालिसिस करते हो। एनालिसिस में आपने जो भी एनालाइज करा, जो भी ऑब्जर्व करा, आपने जो भी टेस्ट परफॉर्म किए, तो बेसिकली एनालिसिस में आपका क्या होता है, हाइपोथेसिस आप टेस्ट करते हो बेसिकली एनालिसिस इस स्टेप में, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग अगेन आप आपकी हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो, देन आप उसको डिजाइन करते हो, एंड देन डिजाइन करने के बाद आप सैंपल्स लेते हो। उसी के बाद आपको सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ही आपको क्या मिलता है, आपको डेटा मिलता है सैंपल्स के बाद। तो अगेन सैम्पलिंग इज नॉट एन फर्स्ट स्टेप इन अ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस का भी फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। देन डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस अगेन डेटा कलेक्ट करने के बाद ही आप उसको एनालाइज करोगे, तो अगेन डेटा एनालिसिस भी फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। बाकी इन सब में आपका फर्स्ट स्टेप होगा रिसर्च डिजाइन। आप क्या करते हो, जब भी आप आपके हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हो तब क्या करते हो, आप डिजाइन करते हो आपके रिसर्च को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डिजाइन, यानी अनुसंधान को आप डिजाइन बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, the extent to which differences found with a measuring instrument that reflects true differences among those being tested is known as, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चीजें जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं और एक्चुअल में वही चीज हमें मिल रहा है टेस्ट करने के बाद, यानी सेम चीज मिल रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट हमें दे रही है और टेस्ट करने के बाद जो एक्चुअल में उसकी ट्रू वैल्यू भी वही है, तो उन चीजों को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन होगी आपकी वैलिडिटी की, यानी वैधता की। वैलिडिटी यानी जो इंस्ट्रूमेंट दे रही है हमें और एक्चुअल में उसकी ट्रू वैल्यू भी वही है, यानी हमारी रिसर्च क्या हो गई, यहाँ पर वैलिड हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलिडिटी। देन रिलायबिलिटी क्या होता है, बार बार रिसर्च करने के बाद हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं, तो हम रिसर्च को क्या कहेंगे, हमारी रिसर्च क्या है, रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी क्या होता है, हम जब टेस्ट करते हैं हमारी रिसर्च को और जो रिजल्ट आता है वो हम कहते हैं एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है, और रिसर्च करने के बाद तो हम उससे क्या कहते हैं, हमारी रिसर्च क्या एक्यूरेट है। एक्यूरेसी प्रॉपर वही चीज आना, यानी हमारा रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट है, बार बार रिजल्ट देखने के बाद। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ये क्या होता है, आपके रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये कोई रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इस तरीके से आपके टोटल 12 रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, एम्पिरिकल एंड जनरलाइजेबिलिटी। तो इस तरीके से आपके काफी सारे 12 टोटल रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने कंप्लीट जो हमारे लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने पढ़ाया है यहाँ पर रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है और कितने रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो। तो इस तरीके से जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो डेफिनेशन दी गई है, जो इंस्ट्रूमेंट में हम मेजर करते हैं और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू भी वही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलिडिटी। नेक्स्ट, सो who developed this semantic differential scale, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन बताना है कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल किस साइंटिस्ट ने डेवलप करा था, ठीक है। तो आपको पहले तो इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ये होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेंटिक वर्ड का मीनिंग ये होता है वर्ड्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एक ऐसी स्केल होती है जो क्वालिटी डिस्क्राइब करे, ठीक है, क्वालिटी बताए, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के बिहेवियर, ठीक है, किसी कंपनी का किस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री लेवल है कि इस कंपनी से क्या जो वर्कर्स है, ठीक है, वर्कर्स वगैरह है, और जो क्लाइंट्स है क्या वो सेटिस्फाइड है सर्विसेज से, ठीक है। तो ये क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है जनरली।
ठीक है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट हो, डिफरेंशियल वर्ड यूज करा गया है इधर, ठीक है। क्वालिटी ऐसी क्वालिटी हो जो कि दूसरे स्केल में बिल्कुल ही डिफरेंट हो। डिफरेंट किस तरीके से हो कि एक पॉइंट पर अगर एक क्वालिटी आप मेजर कर रहे हैं तो वो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी पॉइंट एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्ड्स है, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। दूसरे स्केल अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, तो मेरी क्लासेस से आपका क्या फीडबैक होगा, क्या आप वेरी सेटिस्फाइड हो या वेरी अनसेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब इनके बीच में कैसे हो सकते हैं, जैसे 5 पॉइंट स्केल हो सकती है, 7 पॉइंट स्केल भी हो सकती, ठीक है। तो स्केल में और क्या हो सकता है, आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है, न्यूट्रल हो आप, ना आप वेरी सेटिस्फाइड हो, ना आप अनसेटिस्फाइड हो, आप न्यूट्रल, आपको कुछ नहीं है, ठीक है आप, देन अनसेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्केल है जो किसी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। इसे कहते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ये डेवलप करे थे चार्ल्स ई ऑस्कॉट, इस साइंटिस्ट ने। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, the issue of research ethics is pertinent in which of the following stages of research, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि रिसर्च एथिक्स, ठीक है, रिसर्च एथिक्स किस स्टेज में सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, किस स्टेज में रिसर्च एथिक्स जो है, इम्पोर्टेंट का मीन्स इम्पोर्टेंट, और जो ऐसी चीज जो रिसर्च एथिक्स, ठीक है, रिसर्च एथिक्स ऐसा इशू ये किस स्टेज में होगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे कि आप वन बाय वन क्वेश्चन पढ़िए। रिसर्च एथिक्स होता क्या है, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको ट्रिकी बनाकर आपको दिया गया है, ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स मीन्स व्हाट, तो रिसर्च एथिक्स यानी रिसर्चर जब भी रिसर्च करते हैं अपने रिसर्च में एथिक्स उनको लेकर चलना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल प्रॉपर प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करते हुए उस रिसर्च को परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रिसर्च में प्रॉपरली जो स्टेप्स होते हैं, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आप प्रॉब्लम देते हो, देन उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, देन डिजाइन बनाते हो, देन हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो, तो ये सारे क्या है, ये सब स्टेप्स है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रिसर्च कर रहे हैं, ना कि अपने रिसर्च में कोई फैब्रिकेशन, ठीक है, यानी कोटिंग कर रहे हैं, बस बड़ा चढ़ा कर अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को बता रहे हैं, तो वो रिसर्च एथिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब रिसर्च एथिक्स किस स्टेप में होती है, किस स्टेज में होती है रिसर्च में, हमें ये बताना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन रीड करते हैं एंड देन हम बताते हैं कि किस स्टेज में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं, अगर जब आप क्या करते हो, आपकी शोध में आप क्या करते हो, आपके प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हो, आप बताते हो कि प्रॉब्लम की लिमिटेशंस क्या होगी प्रॉब्लम में, यानी कौन सी चीजें आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करी है। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ड्रग पर रिसर्च कर रहे हो, तो आप उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और आप उसको आइडेंटिफिकेशन में आप उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो ये इसमें रिसर्च एथिक्स आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आप बस एक आपकी प्रॉब्लम बता रहे हो रिसर्च की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, डिफाइनिंग दी पॉपुलेशन सैम्पलिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक, अगेन नो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने सैम्पलिंग के आप क्या कर रहे हो, प्रोसीजर्स टेक्निक्स आप बता रहे हो, किस टेक्निक से आप आपके सैंपल्स कलेक्ट करोगे, आपके पॉपुलेशन में से आपने किस तरीके से सैंपल्स को कलेक्ट करा है, किस वे से करा है, सिंपल रैंडम करा है तो नॉन सिंपल रैंडम करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ एथिक्स परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। देन ऑप्शन डी, हम देखते हैं फर्स्टली डिसाइडिंग ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ परस्यूइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नहीं, ये एक मेथड्स है
जिसके तरीके से आप क्या करते हो, आप आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स के डेटा आप कलेक्ट करोगे, या क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। यस, आप करेक्ट वे से तो करोगे, यानी आप इसमें एथिक्स तो परफॉर्म करना होगा, आपको प्रॉपर प्रिंसिपल्स परफॉर्म करना होगा, अपना जो डेटा कलेक्ट करा है वही आपको शो करना होगा। लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन सी देखो, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, लेकिन आप ऑप्शन सी देखो, आपने क्या करा, जो डेटा कलेक्ट करा उसको एनालाइज करा, आपने जो एनालिसिस किया, आपने जो ऑब्जर्व करा, आपको प्रॉपरली वही आपके रिपोर्टिंग में, वही आपके रिजल्ट्स में आपको बताना होगा। ठीक है, आपने जो भी आपके रिसर्च के फाइंडिंग्स है, आपने जो डेटा पाया, आपने सैंपल्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करा, सैम्पलिंग, आपने जब भी सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो उसके बाद आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, आप जब भी डेटा कलेक्ट करते हो उसके बाद क्या करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो, एनालिसिस करते हो, उसको ऑब्जर्वेशंस देते हो, किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आपने जो भी देखा वही आपको प्रॉपरली लिखना होता है आपके रिसर्च रिपोर्ट्स में, ना कि आपको कोई और आपके दिल चाहे बातें लिखनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप किस स्टेज में रिसर्च एथिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following scale of measurement had fixed starting point and possesses a 0 point or character of origin? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप डायरेक्टली ये पॉइंट को एक वर्ड पर आप फोकस करके आपका आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 पॉइंट और कैरेक्टर ऑफ ओरिजिन, इस पॉइंट इस वर्ड पर फोकस करके, यानी ऐसे स्केल जिसमें 0 लाई करता है। ओके, तो वो स्केल होती है रेशो स्केल। ओके, उसमें फिक्स्ड आपको 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग दिखेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 स्केल। तो जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये, आपको याद रखना है। जैसे नॉमिनल स्केल में आप डेटा क्या करते हो, कैटेगरीज के बेसिस पर आप डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में कैटेगरीज देते हो आपके डेटा को, एज वेल एज आप रैंक देते हो, यानी एक ऑर्डर देते हो। इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हो, एंड रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हो गए, एज वेल एज यहाँ पर 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करा था, वेट। ठीक है, वेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, नंबर सीरीज में अगेन 0 आता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। ठीक है, तो वेट अगर आप लेते हो तो वेट में क्या होता है, 0, कोई भी चीज का 0 वेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग आ रहा है, इसमें 0 लाई कर रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशो स्केल। Okay, and thank you for watching this lecture.